Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you Physics Easy Notes. बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर. वर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी. सो वर्क में थोड़ा सा एक क्विक सा रिविजन कि सिर्फ आपके क्या फॉर्मूलाज थे, क्योंकि यहाँ पर भी वो आप यूज़ करने वाले हो. सो वर्क में आपको ध्यान होगा बच्चे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका फोर्स जो है वो कांस्टेंट होता है तो हम वर्क को सिंपली लिख लेते हैं एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. अगर ये एफ वेरिएबल होता है तब हम वर्क के लिए जब लिखते हैं तो वी राइट इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स. अगर एक एक्स डायरेक्शन में है, अगर वो एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में सा वेरिएबल भी है और वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आ रहा है, तब हम उसको एफ इज वेरिएबल एंड वेक्टर फॉर्म में है तो दैट वर्क विल बी नेट वर्क विल बी वर्क इन एक्स डायरेक्शन प्लस वर्क इन वाई डायरेक्शन प्लस वर्क इन जेड डायरेक्शन लेते हैं. एंड दैट इज एफ डी एक्स प्लस एफ डी वाई प्लस एफ डी जेड. यहाँ पर x की इनिशियल या y की इनिशियल या z की इनिशियल वैल्यू, ऊपर x की फाइनल वैल्यू, y की फाइनल वैल्यू, z की फाइनल वैल्यू जो इंट्रोड्यूस कर देते हैं. जब आपके पास f जो है ये भी आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के कार्टेशियन फॉर्म में है. एंड यू हैव दिस डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो गिवन एज एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप. तो आपने सिंपल वर्क जब निकालना है तो एफ डॉट एस निकालते हो एंड दैट इज आई जे के वालों को साथ में होता है. तो सीधा एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड हो जाता है. इसमें एक और चीज़ बताई थी, कई बार डिस्प्लेसमेंट वैक्टर देते नहीं हैं, दे गिव यू द कोऑर्डिनेट्स. अगर ये x1 y1 z1 दिया हुआ है, दूसरा x2 y2 z2 दिया हुआ है, तो इसको आपको लिखने आना चाहिए कि r1 इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप. और r2 की जो वैल्यू होनी थी, ये क्विक रिविजन है, हमेशा इसको ध्यान से सुना करो, इसको स्किप नहीं करना है. जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उसी को मैं करवाती हूँ, हार्डली 5 मिनट्स लेते हैं. r2 था x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वैक्टर विल बी योर r2 वैक्टर माइनस r1 वैक्टर. तो i का i से, j का j से, k का k से सब्ट्रैक्शन होगा. दिस विल बी योर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ उसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, प्लस z2 माइनस z1 के कैप. सिर्फ इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमने सारी थियोरीज भी पढ़ी थी और न्यूमेरिकल्स हमने यही चिपी. पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा ये वेरिएबल के लिए, फिर ये भी था, चौथा था दिस वन, एंड पांचवा टाइप था कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना दिया जाया हो उसको आपने निकालना है. तो ये 5 बेसिक स्टेप्स थे जिसमें आपने वर्क कैलकुलेट करना था. सो इट्स वेरी सिंपल थिंग ये जो आपको याद रखनी है. अभी एनर्जी में भी हम वर्क यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने इसको क्विक रिवाइज करवाया आपको. प्लीज़ ये सारे जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे ये आपके न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में आपके इस पे आ जाने चाहिए, फ्रंट पेज पे, क्योंकि उस पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे इस यूनिट में, यूनिट 4 है ये आपका, चैप्टर 6 है वर्क एनर्जी पावर. तो इसमें आपके पास वर्क के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, एनर्जी के ऊपर होंगे, पावर्स के ऊपर होंगे. तो मैंने हमेशा कहा कि न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में शुरू के 3 पेजेस आप खुले रखो, ब्लैंक छोड़ने हैं, जिसमें कि आपने क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं या मैडम ने कोई टिप्स बताए हैं वो लिखने हैं. ये जो भी मैंने क्विक रिविजन करवाया ये वाला पार्ट उसमें आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, दैट इज एनर्जी. तो एनर्जी क्या है, मैंने एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क. सो द कैपेसिटी to do work is called energy. तो
काम करने की जो क्षमता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं. सो ये है भी क्या, दिस इज ऑल्सो वर्क ओनली. तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट्स हैं, डायमेंशन सेम होंगी जैसे कि वर्क की होती हैं. सो इसकी एसआई यूनिट जो है दैट विल बी योर जूल. CGS that will be erg. इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा जो वर्क का है. क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का? सेम एज वर्क. सारी चीज़ें, ये सारा जो चीज़ें हैं वर्क की तरह ही हैं. सो दिस ml² t-2. अभी आपको याद होनी चाहिए. अब एनर्जी कोई भी हो, आपकी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी एनर्जी की बात करेंगे, सबकी डायमेंशनल फार्मूला जो होती है वो आपकी ml² t-2 ही आने वाली है. इस चैप्टर में हम डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब इस वाले स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 3 में जो मैं आपको करवाने वाली हूँ दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. तो आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, देन वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी, आई विल स्टार्ट. काइनेटिक एनर्जी. ये स्टार्ट करते हैं. कई इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन इस तरह से भी दे देते हैं. क्वेश्चन फॉर्म जो होगा दैट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर kinetic energy of a body when force applied on it gives its present speed v. ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं. इसको हम दो तरीक़ों से मैं बताऊंगी, कैलकुलस से भी, सिंपल मेथड, दोनों. जो आपको अगर एग्ज़ाम में कैलकुलस से आ गया तो आप कैलकुलस से भी कर सकते हैं एंड सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो बात आती है डेफिनेशन की. तो काइनेटिक एनर्जी है क्या? वो एनर्जी जो कि बॉडी के मोशन के कारण होती है. काइनेटिक एनर्जी. सो the energy possessed by a body by virtue of motion is called as kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी. हमेशा कुछ डेफिनेशन हो तो एग्जाम्पल ज़रूर स्पेसिफाई कर देने चाहिए. सो कोई भी मूविंग व्हीकल है वो भी पोजेस करता है, तो ये बोला नहीं जाता आपको. ठीक है. बड़ी क्लासेस में आपको ये कोट करने खुद ही पड़ जाते, कर लेने चाहिए. एक दो एग्जाम्पल्स आप इसमें से दे सकते हैं. जैसे आप कहेंगे कि मूविंग व्हीकल है, moving vehicles possess kinetic energy. Then you have moving air. kinetic energy जो विंड मिल्स को चलाने के लिए होती है, तो मूविंग एयर जो है काइनेटिक एनर्जी. देन बस दो एग्जाम्पल बहुत हैं. वैसे तो आप इसको बोल सकते हैं जैसे हथौड़ी से हम कील को गाड़ते हैं, तो जैसे जो वो मूविंग हैमर है वो भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है. सो जितने भी एग्जाम्पल आप एक बार बुक में ज़रूर रीड किया करो इनको. ठीक है. सो
moving hammer. Used to drive the nail in. ये used to run windmill. सारी चीज़ें. सो ये तो चलो एग्जाम्पल्स हुए. अब एक्सप्रेशन की बात आती है. सो एक्सप्रेशन आपकी है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². अब ये चीज़ हम करने वाले हैं सिंपल मेथड से. मैं दोनों मेथड बताऊंगी, जिन बच्चों को जो मेथड पसंद हो उससे कर सकते हैं. सिंपल मेथड से कि अगर मान लीजिए ये आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर ये आपकी बॉडी है. इनिशियली ये रेस्ट पर है, तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी हमेशा हम 0 से लेते हैं. इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, F इज़ द. और मान लीजिए ये बॉडी जो डिस्प्लेस होके B पोजीशन पर आ जाती है. दिस इज़ A पोजीशन, दिस इज़ B पोजीशन पे पहुंच जाती है. और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से B पोजीशन के लिए, दिस इज से S इज़ द डिस्प्लेसमेंट. और जब इसको धक्का मारा जाता है तो ये यहाँ पे जो वेलोसिटी V वेलोसिटी से ये मूव करना शुरू कर देती है. ठीक है. सो M ले लेते हैं. मास ऑफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है. ठीक है. देन F ले लेते हैं. फोर्स अप्लाइड इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट A. applied on the body. S displacement of the body in the direction of force, say to point B. ठीक है. and V is final speed of the body at point B पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इतनी हो. राइट. नाउ काइनेटिक एनर्जी की बात है तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी डेफिनेशन के हिसाब से. According to definition, काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटे, दैट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी which is equal to work done. आपने डिस्प्लेस किया है on application of the force, so work done to due to applied force in attaining speed V and displacement S displacement. So this is equal to what? That is force into the displacement F dot the displacement, which is equal to Fs cos 0 degree, as F vector and S vector are in same direction. This is force into displacement, but kinetic energy. But F is equal to क्या होता है? Mass into acceleration.
न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन है आपकी, है ना। काइनेटिक एनर्जी मास एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s, सो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यूजिंग v square minus u square is equal to 2as, v is how much, so v square minus 0 का square is equal to 2as, so a is equal to v square upon 2s. Substituting in 1, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होगी, हम k से कैपिटल K ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स की जगह क्या आना था, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2s, सो F की जगह ये आ जाएगा m v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s से s कट गया, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया। आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, ये सिंपल सा मेथड है, आप यहाँ से ये वैल्यूज़ डालेंगे और कुछ नहीं किया हमने सिंपल सा कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसके कारण है, मोशन के कारण है, फिर मूविंग में एग्जांपल्स दे दिए, ये मास ले लिया, m वाज द मास जिसको हम यहाँ पे इनिशियली रेस्ट पर है, फिर F फोर्स अप्लाई किया इस पे, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, ठीक है, एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट b आ गया। इसके बाद यहाँ देखा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, सो ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी को मोशन में कौन लाएगा, तो हम काम किया गया एक्सटर्नल सोर्सेज, दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इन अटेनिंग द स्पीड v एंड डिस्प्लेसमेंट s, सो दिस f डॉट s हो गया, एफ एस फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमने पहले लिखी सेम है, एफ एस कॉस 0 हो गया, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ एस हो गया। अब ये एफ की वैल्यू और एस तो हमें पता है ऐसे, लेकिन एफ की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमने न्यूटन सेकेंड लॉ लिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इसका s है, सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, तो ये आ गया, जिससे हमें पता लगा कि फोर्स की वैल्यू हुई mv स्क्वायर अपॉन 2s, एक्सेलरेशन की जगह सिर्फ डाल दी वैल्यू, फिर ये जो वैल्यू आई फोर्स की हमने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 1 पे, तो k की वैल्यू होगी mv स्क्वायर अपॉन 2s, s से s कट गया हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ एक। अगर यही क्वेश्चन जिन बच्चों को लगता है ऐसे नहीं करना है, कैलकुलस का इस्तेमाल करना है, तो कैलकुलस के मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो दिस इज सेकेंड मेथड, ये चॉइस है, मैं सिर्फ करवा दे रही हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगे वो मेथड। दिस इज एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस हाफ mv स्क्वायर बाय कैलकुलस। कैलकुलस से आप इसको निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि वो बॉडी जो है जो डिस्प्लेस हो रही है, दिस बॉडी इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अनदर पोजीशन, हम इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ये एक सरफेस है, डायग्राम वही रहेगा हमारा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रेस्ट पर है इनिशियली, m इज़ एट रेस्ट, f इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हमने और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई b पोजीशन पर, और ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है
दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ एस, लेकिन यहाँ पे हमें वो लेने की ज़रूरत नहीं, एस सेम वही चीज़ है। और यहाँ वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ वी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ यू इज़ इक्वल टू 0। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ हमने देख ली, वो रेस्ट पे था तो हमने उसको यू सिंबल लगाते थे, हमने वो लगा दिया, ठीक है। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन में जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस में हम यूज़ करेंगे तो हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ व्हाट विल डू इज़ कि मान लो कि एक फोर्स F जो है, लेट F इज़ फोर्स अप्लाइड on a body of mass m on horizontal surface. This is what we have, and dx ले लेते हैं, small displacement in the direction of force, ठीक है। Then small work done will be dw is equal to f dot dx, which is equal to f dx cos 0 degree or equals to f dx is equal to mass into acceleration into dx, f is equal to ma, आपका न्यूटन के न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ से ले। अब लेकिन ये एक्सेलरेशन को कैसे करें, अब ये dx कहाँ से कहाँ, 0 से लेके x तक जा रहा है, सो दिस एक्सेलरेशन वहाँ हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस इस्तेमाल की थी, अब यहाँ डिफरेंशिएशन है तो हम ये एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच कैन बी रिटन एज dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज dv बाई dx इज इक्वल टू इनटू dx बाई dt, सिर्फ जगह चेंज की जा सकती है। व्हाट इज dx बाई dt, दैट विल बी द वेलोसिटी इनटू dv बाई dx, ये वैल्यू उठा के वहाँ डाल देते हैं। ना इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू देयर, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई, तो dw आपका ये है, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो dw की वैल्यू क्या आ जाएगी, dw विल बी इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन की जगह v dv बाय dx यहाँ से ये कट जाएगा, so it is mv dv, this is your dw, the small work done for the small displacement. Then the complete work to displace by a distance s, that is stored as a kinetic energy, right? So the total work we know kinetic energy is equal to work done to give speed v to the body है, that is equal to integral of वर्क, स्मॉल वर्क डन, एक स्टेप और करते हैं इसमें, छोड़िए, दिस इज इक्वल टू, कब वो स्पीड आई आपकी, वर्क डन बाय फोर्स F फॉर डिस्प्लेसमेंट S, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल displacement dx,
सो स्मॉल वर्क इज इक्वल टू दिस इज dw, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्या आया था, mv/dv, mv/dv आपका mv/dv है. सो दिस इज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, dv इज चेंजिंग, वेरिएबल है. सो v changes from v initial, that is 0, to v final, which is equal to v. Therefore kinetic energy will be equal to integral of 0 to v mv dv. This is equal to m constant है, बाहर चला जाएगा, v dv 0 to v क्या आ जाएगा, v की पावर 1 है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1. सो इट इज़ mv²/2, 0 to v, हाफ m बाहर, एक बार v का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज़ हाफ m v². आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है. पहला मेथड आसान है, पहला वाला यूज़ कर लीजिए. दूसरा मेथड जिनको अच्छा लगता है वो दूसरा मेथड. मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया है. ये कैलकुलस से उसमें छोटा सा काम निकाला हमने, वहाँ तो सीधा इक्वेशन से निकाला, तो उसमें स्टेप्स कम हैं, इसमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हैं कि छोटा सा वर्क निकाला और एक्सेलरेशन की ये फॉर्म ली. ये वाली देखो, याद है आपको, मैंने जब इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल हम कर रहे थे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें ये चीज़ मैंने कहा था याद रखने के लिए है कि एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज v.dv/dx होती है एक्सेलरेशन. दिस इज़ व्हाट वी है. अब इसमें कुछ जो है, चलो ये तो हो गई बात आपकी दोनों मेथड से. तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन लिख के, आपको ये फर्स्ट मेथड आसान लगता है तो आप फर्स्ट मेथड से ही करिए, यहाँ तक कर दीजिए, ख़त्म. ठीक है. हाँ, लेकिन अब इसकी जो यूनिट्स हैं वो तो आप लिखो गई. सो मैं पहले वाले मेथड में इसमें ही जगह बची हुई है ना, दूसरे वाले में उतनी नहीं बची, मैं यहीं पे लिख देती हूँ. ठीक है. सो ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या है, जूल है. तो हम इसको कैसे बोलेंगे, डिफ़ाइन करेंगे इसको. काइनेटिक एनर्जी को 1 जूल कहेंगे अगर ये एनर्जी कोई बॉडी है. कितने, अभी जूल में SI बोल रही हूँ ना, देखो डेफिनेशंस बड़ी इसी के अंदर होती हैं, आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला के अंदर से ही निकालूंगी. काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं SI सिस्टम में बोल रही हूँ, मान लीजिए मैं SI की बात करती हूँ, SI यूनिट. ठीक है. तो मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी होती हैं. काइनेटिक एनर्जी हम बोल देंगे, इसकी जगह क्या आ गया, जूल. ठीक है. मास की जगह क्या आ जाएगा, kg. वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, मीटर/सेकेंड. तो यहीं से डेफिनेशन निकालेंगे कि SI यूनिट जो एनर्जी की है 1 जूल कहलाएगी अगर वो 1 किलो मास की बॉडी को में जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रही है इसको, रेज उसको 1 मूव कर पाती है 1 मीटर/सेकेंड से. तो यहीं से देखो जो ये फॉर्मूला है, यहीं से डेफिनेशन निकले. क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 1 जूल इफ, वो क्या करती है, एनर्जी बॉडी की 1 जूल है अगर द बॉडी ऑफ 1 kg मूव्स विद इफ अ बॉडी ऑफ 1 kg मूव्स विद स्पीड 1 मीटर/सेकेंड. मैं बार स्पीड लिख रही हूँ, नॉट राइटिंग वेलोसिटी. सो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड. ठीक है. सो हियर दिस इज 1 विद द स्पीड ऑफ दिस. अगर CGS की बात हो जाती तो क्या हो जाना था, अगर मैं यही चीज़ CGS में करती तो काइनेटिक इसकी CGS में क्या हो जाना था, मैंने यही चीज़ लिखनी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 1 erg if a body of 1 gram moves with speed
कितनी स्पीड से, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये SI यूनिट जो है इसकी क्या हो गई आपकी, जूल, और CGS मूवमेंट की क्या हो जाएगी, अर्ग। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन आपको पहले ही पता है, 10⁻⁷ 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये हम डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर पे भी कर चुके, निकाल चुके हैं ये रिलेशन। ये तो सिंपल सी बात है कि आपको ये किस तरह की, अच्छा एक अब ये किस तरह की क्वांटिटी है ये भी बताना है। तो ये SI यूनिट फॉर्मूला आ गया, इसकी SI यूनिट बता दी। इसमें एक और चीज़ आप जो याद रखेंगे, दैट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है आपकी। आप इसमें जो इफ़ यू सी हियर, कैसे मैं इसको स्केलर बोल रही हूँ, तो हाफ एम, ये मास तो स्केलर है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ m, आई कैन राइट v वैक्टर डॉट v वैक्टर, v स्क्वायर को v डॉट v, सेम डायरेक्शन में cos 0, सो स्पीड, ये दोनों दिस इफ यू से दिस इज अ वेक्टर फॉर्म में, अगर मैं वेलोसिटी स्पीड ही हम इसलिए ले रहे होते हैं, अदरवाइज वो सीधा भी है कि मास और स्पीड पर डिपेंड करती है, मास इज ऑल्सो स्केलर और स्पीड इज़ ऑल्सो स्केलर। बट अगर ये वेलोसिटी अगर आप मान के भी चलते हैं तो वेलोसिटी में ये क्या है, v स्क्वायर आंसर आ रहा है, तो क्या होगा, v डॉट v ही आएगा ना। सो v डॉट v, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ scalar quantity, so this is what we have, this half mv dot v is your v square। तो दोनों तरह से अगर वेलोसिटी भी अगर वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर आप सर्कुलर मोशन में अगर आप देखेंगे, वो मैं आगे देखती हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ। फिलहाल आपने याद रखना है काइनेटिक है, इसकी SI यूनिट जूल है, CGS यूनिट इसकी अर्ग है, और इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला इसका सेम होगा जो वर्क का है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बता दिया था, तो क्या क्या डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला इज ml² T-2। आप चाहे यही फॉर्मूला में डाल के देख लीजिए, मास की जगह m आ जाएगा, इसकी क्या होती है L T-1, तो उसका स्क्वायर होता है L² T-2। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको ये इतनी चीज़ें, मतलब यहाँ से शुरू करोगे आप काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखना, ये पूरा डिराइव करोगे, बताओगे, वहाँ ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बताओगे SI यूनिट जूल है, CGS यूनिट अर्ग है, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल फार्मूला इतना है। अगर स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने, डिफाइन करो, तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि काइनेटिक बॉडी एनर्जी बॉडी की 1 जूल कहलाती है अगर वो 1 किलो की बॉडी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और अना कहलाती है अगर वो बॉडी 1 ग्राम की है और मूव करती है विद द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, रेस्ट इज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलस, दे कैन गो फॉर दैट। उनकी स्पेसिफाई ऐसे कोई करता नहीं है कि कैलकुलस से करो, ठीक है, सीधा वो डिफाइन आपको निकालने। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दस फॉर रीजनिंग, है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैं स्टार बना के इन पॉइंट्स को लिखूंगी। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम बोल देते हैं ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो अगर डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो दिस इज v क्या होगी, आपके हिसाब से दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ mv वैक्टर डॉट v वैक्टर। समझ में है v डॉट v क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव इज magnitude of v cos 0 1, so it is v²। मैग्नीट्यूड में हम इंटरेस्टेड होते हैं ना, इसको हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज, सो दिस इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ स्पीड पे, नॉट ऑन द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड नॉट ऑन वेलोसिटी। वो वेलोसिटी पर नहीं कर डिपेंड करती ऑफ द बॉडी, स्पीड पर डिपेंड करती है। सो एग्जाम्पल में हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन है, एग्जाम्पल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, है ना। डायरेक्शन तो चाहे वो चेंज हो रही होगी, डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है, बट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, कांस्टेंट, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगी, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। समझ में आ रहा है डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, सर्कल में घूम रही है ना, तो हर क्षण उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो इसमें ये कांस्टेंट था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो स्पीड चेंज हो रही है, सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें ये वाला जो एग्जांपल है इसके लिए एक और चीज़, नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन दी वेलोसिटी। सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एग्जांपल हो गया। नॉर्मल इसमें नॉन यूनिफॉर्म के लिए जैसे कि एक वर्टिकल सर्कल वाला केस था, उसमें नीचे सबसे नीचे जब होती है, ये आपके सिलेबस में से निकाल दिया है कि अगर ये दिस इज़ अ वर्टिकल सर्कल, मैं सिर्फ वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है। वर्टिकल सर्कल में है, वर्टिकल सर्कल सर्कुलर मोशन, जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसमें वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज़ हाई एंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़ लेस। सो मैक्सिमम ये जो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट ये मैक्सिमम होती है, और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जो वो मिनिमम होती है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ द बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन द बॉटम ऑफ द सर्कल, एंड मिनिमम जो होगी इसकी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पर, यू कैन से दैट दिस इज, आई कैन से स्पीड v लोएस्ट इज मैक्सिमम यहाँ पर लोअर में, और स्पीड इज, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी मैक्सिमम यहाँ होती है और यहाँ पर मिनिमम होती है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था व्हाट इसका, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज योर हाफ mv²। सो m एंड v ये दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, दे आर द पॉजिटिव क्वांटिटीज। ठीक है। सो आर पॉजिटिव फिजिकल
quantities ठीक है. देन ये जो काइनेटिक एनर्जी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. अब इसमें देखो, अगर मैंने ये बस बनाई या कार लेते हैं, कार बनाना थोड़ा इजी होता है ना, ऐसी कुछ होती है, टायर टायर पीछे की ओर जी. यहाँ पर एक ये बंदा बैठा है, ये बंदा बैठा हुआ है, कार में ये जा रहे हैं, कार आपकी मूव कर रही है. थोड़ी स्पीड मेरी ठहरो, ठीक से बना दूँ मैं, ऐसी होती कार है ना. मैडम ने तो गंदी सी ड्राइंग बना दी, अभी भी कोई अच्छी नहीं बनाई. ऐसी ऐसी कुछ होती है. ठीक है. ये तो मान लो डिज़ाइन कर दिया. अंदर कार के दो बंदे बैठे हुए हैं, ये ए है, ये बी है, और यहाँ बेचारा सी है. ठीक. सो ए और ये जो दोनों बॉडी हैं, को पैसेंजर के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 0, और जो बाहर खड़ा है उसके पास काइनेटिक, अगर ये v स्पीड से यहाँ से इधर से मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C इज इक्वल टू हाफ mv² होगी, क्योंकि वो वेलोसिटी उसको दिख रहा है मूव करता हुआ. लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जो B है, B अगर उसको देख रहा है तो इसकी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 0. उसका मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है कि यहाँ पर उसको तो बैठा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि वो खुद भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर. तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स आपके रीजनिंग वाले रजिस्टर में जाएंगे. ठीक है. कि इसको आपने इस तरह से कर देना कि शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. Right, kinetic energy equal to half mv², which v² can be written as v vector dot v vector. So उसका आंसर वही आना है, v². So dot product is a scalar quantity. So ये इसलिए है. और ये स्पीड पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है. उसके वो दो एग्जाम्पल कि पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है. ठीक है. ओके. अब आते हैं हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ के ऊपर. अच्छा, एक और चीज़ इसमें बच्चे मैंने और बतानी थी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कई बार दे देते हैं और कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या है. सो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो एनर्जी एक्वायर्ड होती है, जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल से जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन इज़ डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये बहुत बार यूज़ होगा. ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आंसर में आप लिखेंगे द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it passes through a potential of 1 volt. Potential of 1 volt, that is 1 electron volt is equal to, charge कितना होता है, this 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. This is the charge into 1 volt का potential difference ये जा रहा है. So this is equal to your 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb volt. This coulomb volt, that is written as joule.
इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगले साल आप लोग ये पढ़ोगे कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज इज ऑलवेज गिवन एज अ चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस. सो वर्क के लिए हो गया जूल, चार्ज का हो गया कूलम, इसका हो गया पोटेंशियल. सो चार्ज कूलम वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू योर जूल. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1. पर कई बार उसमें आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, चॉइसेस दी होंगी आपको, आपने ये निकाला. अगर मेगा वर्ड यूज़ कर दिया कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होना है, यही वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19. मेगा की जगह आ जाएगा 10⁻⁶. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये मेगा की वैल्यू है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1 मेगा वर्ड यूज़ किया है तो आपने ऐसे करना है. कुछ वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ ना न्यूमेरिकल्स में बड़ी 12th क्लास में यूज़ होंगी. उस वक्त कोई नहीं आपको बोलेगा, सीधा बोलेंगे +1 में पढ़ाया था ना. ठीक है. अब आते हैं हम बहुत ही मज़ेदार चीज़, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम. State work energy theorem and derive it for constant force. इसमें दो तरह से कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे सकते हैं. अगर नहीं स्पेसिफाई किया कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, तो आपकी मर्ज़ी है. लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क एनर्जी थ्योरम की जो एक्सप्रेशन है उसको निकाल के लाइए. सो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो जो वर्क वो कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा. सो पहली बात तो इसकी स्टेटमेंट ले आपको याद होनी चाहिए. स्टेटमेंट कई बार ना ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम स्पेसिफाई नहीं करते. जैसे पिछले साल जब ये क्वेश्चन आया था तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि स्टेट एंड प्रूव द काइनेटिक. उन्होंने बोला कि आप जो है शो करिए कि वर्क डन जो है ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, स्टेटमेंट ही दे दी. तो अब उसमें ये भी नहीं स्पेसिफाई है, वो कांस्टेंट फोर्स है तो ये वाला करेंगे, अगर वेरिएबल फोर्स है तो दूसरा डेरिवेशन, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अलग से लिखूँगी. तो पहले तो स्टेटमेंट की बात आएगी. सो द स्टेटमेंट थ्योरम स्टेट्स दैट द थ्योरम states that the work done by a constant force is equal to the change in kinetic energy of the body. This is what that means. This work done is equal to change in kinetic energy, or you can say this work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Initial and final kinetic energy of the body respectively. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट. ये तो चलो स्टेटमेंट में हम जो ये वर्क होता है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स. वेरिएबल भी जब आता है तो हम छोटा सा लेते हैं इंटरवल, ताकि उस इंटरवल में कांस्टेंट फोर्स आए, लेकिन उसकी डिराइव करने का तरीका होगा उसमें वर्क की
अब ये वर्क निकालना है, वर्क डन जो है इतना आएगा। सो दिस इज़ व्हाट वर्क है। तो अब आप कंसिडर कर लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक बॉडी मूव कर रही है। सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस पे एक बॉडी आपने जब ए पॉइंट पर थी तो वो यू स्पीड से मूव कर रही थी, उसके ऊपर फोर्स लगाया गया और वो डिस्प्लेस हो जाती है, बी पॉइंट पर आ जाती है और इसकी वी वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है। यानी यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है। सो लेट एम जो है मास ऑफ द बॉडी moving on horizontal surface such that u जो है initial speed of body at a F applied force V final velocity. This is what we have. Now work is equal to, they have asked you to do that. So work will be equal to what? Work is equal to force, S भी लिख लेते हैं, displacement in the direction of force, this direction. So this is your F dot S, which is equal to Fs cos 0 degree. So simply I'll write F into S, which is equal to mass into acceleration into S, Newton second law. F is equal to ma. This is work की एक्सप्रेशन ये आ गई हमारी 1, बट initial velocity is equal to u, final velocity is equal to v, displacement is equal to s, therefore v square minus u square is equal to 2as एक्सप्रेशन में डालें, v की फाइनल वैल्यू कितनी है, v माइनस इनिशियल u इज इक्वल टू 2as ही आएगा। दिस इज आई राइट दिस v इनिशियल v फाइनल इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यूज वाली हमारी ये आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हुई, acceleration is equal to v minus u upon 2s. Substitute there. Therefore w will become, m तो वैसे ही रहने वाला है, v minus u upon 2s into s, s से s कट जाएगा. This is half m, okay, v square u square square square. So this will be equal to v square minus u square. This is equal to half mv square minus half mu square. This is kinetic energy final minus kinetic energy initial. आगे थ्योरम। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया कि इस एक्सप्रेशन को निकालिए फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, लेकिन अगर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स दे दी तो आपको उसमें अलग से करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी हैव. काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जीज. सिंपल. क्या बोला? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बच्चे? द थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बोला है. तो फाइनल माइनस इनिशियल करके
ये स्टेटमेंट है, इसको लाने के लिए बोला। तो कांस्टेंट फोर्स से ही उन्होंने कहा ये एक्सप्रेशन निकालनी है। तो हमने ये लिया कि एक मास m है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी, f अप्लाइड फोर्स है, v फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। सो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, इस तरह से आएगा। न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट s है। तो जो रिलेशन होता है इनिशियल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो दिस इज v फाइनल का स्क्वायर और ये इनिशियल इनिशियल इज इक्वल टू ए एस। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये उठा के यहाँ डाले, कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी काइनेटिक, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन क्वेश्चन इज स्टेट question state work energy theorem and derive its expression for variable expression for a variable force। वेरिएबल फोर्स के लिए आपको इसको एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो स्टेटमेंट तो सेम ही है, ठीक है। सो द थ्योरम आप वही लिखोगे जो हमने पहले लिखा है कि द थ्योरम स्टेट्स दैट द थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय a constant force is equal to the change in, किसके बराबर होती है, change in kinetic energy of the body, kinetic energy of the body केस से है। अब ये निकालेंगे हम कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना, दैट इज एक्सप्रेशन तो हम लिख ही देते हैं, दैट W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से हम इसको निकालते हैं। नाउ मान लीजिए कि हम F जो है, F इज़ अ वेरिएबल फोर्स, लेट F इज़ अ वेरिएबल फोर्स which displaces the body from initial position, मान लीजिए xi, to final position xf। ये आपने फोर्स इस तरह से अप्लाई किया है। अब जो वर्क डन इसका होगा, हमें वेरिएबल फोर्स का नाम मालूम ही है, वी नो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज गिवन एज, याद आया स्टार्टिंग में मैंने रिवाइज है, गिवन एज W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx dx, x इनिशियल टू x फाइनल होता है, ठीक है। अब ये बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है,
दिस इज, चाहे वो फोर्स वेरिएबल है, डायग्राम इज सेम, ओनली एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं. द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज, this force F, it's applied in x direction, can be written as m into acceleration in x direction. Okay, this places the body, m is mass of body and a is acceleration of the body. कैलकुलस में जो है ax is equal to dv by dt, which can be written as dv by dx dot dx by dt. dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, so this can be written as dx by dt हो जाएगा velocity in x direction into dv by dx. This is what we have. उठा के डाल दीजिए इस इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस. सो वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज़ योर इंटीग्रल का निशान है आपका. कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप, इनिशियल टू फाइनल जा रहे थे. क्या क्या चीज़ें आ गई, फोर्स की जगह पर आ गया मास, एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया आपका वी एक्स डी वी बाई डी एक्स और ख़ुद उसका डी एक्स. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव. अब यहाँ से डी एक्स से डी एक्स चला जाएगा. अब यहाँ वेरिएबल कौन हो गया, डी वी. तो वेलोसिटी में चेंजेस कैसे हैं, तो वो हम यहाँ लिमिट्स इसकी चेंज कर देंगे. इनिशियल वेलोसिटी जब एक्स आई पोजीशन पर था तो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज़ यू, और फाइनल वेलोसिटी होगी, आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इनिशियल वी फाइनल एम वी एक्स डी वी. Like this we can write. This is equal to your m को बाहर निकाल लेते हैं. अगर आप m को बाहर निकालेंगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, दिस वर्क डन, m बाहर निकल गया, आपकी लिमिट v इनिशियल इज योर, चलो उसको वही वी इनिशियल ही रखते हैं अभी फ़िलहाल, वी इनिशियल वी फाइनल, क्या बचा आपका वी एक्स डी वी, वी की पावर क्या है 1. सो इन दिस एक्स डायरेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 एम वी एक्स स्क्वायर बाई 2 वी इनिशियल वी फाइनल. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एम अपॉन 2 बाहर रख लीजिए, ब्रैकेट में हो जाएगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर. व्हाट इज दिस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. पता लग गया. अगर वेरिएबल फोर्स दिया तो फॉर्मलाइज ढंग से लगा दिया, कुछ भी हमने स्पेशल तो किया ही नहीं. कांस्टेंट फोर्स था तो अलग किया, अब यहाँ पे वेरिएबल फोर्स था, लेकिन थ्योरम तो वही कहती है कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स. आपने कहा है वेरिएबल फोर्स है तो एक्स आई से एफ आई इनिशियल पे पहुँचते हैं तो वर्क डन इस तरह से निकालते हैं, और एफ एक्स विल बी इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी. डी वी बाई डी टी को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स से ही डिवाइड कर दो, कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, चेंज कर दीजिएगा. डी वी बाई डी एक्स वैसे हो गया, और डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी. तो किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए वी एक्स लिखा. फिर एम को बाहर निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ से डी एक्स कट गया, अब डी वी में आ गया, तो इसकी जो लिमिट्स हैं ये भी वेलोसिटी में चेंज हो जाएंगी. जब एक्स आई पोजीशन थी तो वेलोसिटी वी इनिशियल, और जब आपकी वी एक्स फाइनल है उस वक्त वी फाइनल वेलोसिटी. ये करके इसको इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन करके आपका ये आ गया. ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. वी एक्स की पावर 1 है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, इसलिए वी स्क्वायर अपॉन 2. ये बेसिक सी इंटीग्रेशन हैं, ये भी आपको आनी चाहिए. ठीक है, इतनी बार हम कर चुके हैं इसको, इसीलिए ये फॉर्मूला आपका इसका आ गया. ठीक है, अब यहाँ पर
दिस इज काइनेटिक एनर्जी. अब कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाई देती हूँ. इसमें रीजनिंग में आ जाते हैं कि जो वर्क डन जो है, इफ़ देर इज़ नो चेंज इन स्पीड देन शो दैट वर्क डन. रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से. शो दैट no work is done if there is no change in speed. Yeah, does there is no work is done if there is no change in speed of a body. Speed of a बॉडी, चाहे वो डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से, लेकिन तब भी वो क्या वर्क डन या कितना होगा या ज़ीरो होगा स्पेसिफाई कर दिया. शो दैट क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा सकते हैं कि कोई बॉडी है जो कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन कितना होगा, तो उसमें मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं. तो आपको यहाँ देख के कि वर्क है और स्पीड की बात करें तो एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू work energy theorem. W is equal to K final minus K initial, right? Change in the kinetic energy. Now, if speed is constant, therefore K final minus K initial will be equal to 0. No change in kinetic energy, which implies work will be equal to 0. ठीक है. अच्छा, अब इसका कोई एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल के फॉर्म में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया, और करके क्वेश्चन दे देते हैं कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा. सर्कुलर पाथ इफ द बॉडी इज हाउ मच वर्क इज डन. सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया. अदरवाइज इसका एग्जाम्पल में आ सकता था हाउ मच वर्क इज डन when a particle moves with constant speed in a circular path. या फिर और क्वेश्चन घुमा सकते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन अराउंड द, तो देखो इसको आप एक सेंट्रीपिटल फोर्स से भी कर सकते हैं कि वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है. दो तरह से इस चीज़ को आप बोल सकते हैं, है ना. वैसा नहीं होता कि अभी रटना नहीं है इसको. अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से इसको रीजन कर रहे हैं. ये एग्जाम में तो याद नहीं रहता ना. एग्जाम में अगर नहीं भी याद रहा वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको ये याद है कि सर्कुलर पाथ पे जाने के लिए कैसा पाथ की ज़रूरत होती है, तो वो सर्कुलर पाथ पे है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो सेंटर की तरफ को एक्ट करती है. बॉडी डिस्प्लेस ऐसे हो रही है तो ये 90 डिग्री पे होती है, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, या है ना. वैसे भी आप कर सकते हैं. सो एक तो ये रीज़न, इसके आंसर्स जो हैं दो तरह से आप आंसर 1 करोगे. यू कैन से दैट centripetal force is towards center and it makes angle 90 degree with displacement. Therefore, work is equal to F S cos 90 degree is equal to 0. ये हो गया आंसर 2. दो तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं. सो वर्क एनर्जी थ्योरम का नाम ले लेंगे. वर्क इज इक्वल टू
final kinetic energy minus initial. So as speed is constant, therefore change in kinetic energy is 0, which implies work is equal to 0. तो ये क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछ लें डायरेक्ट ही कि वर्क को स्पीड को, या इसको कोई एग्जाम्पल दे के पूछ लें, तो आप ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर तो क्योंकि इसमें सर्कुलर पाथ बोल दिया है, यहाँ तो सर्कुलर पाथ नहीं बोला ना, यहाँ तो नो वर्क इज डन इंटरचेंज शिफ्ट्स मूविंग, तो किसी भी जगह पर है. सर्कुलर बोल दिया तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, उधर से भी आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मेरा पूरा एक लेक्चर है. जिन बच्चों को नहीं ध्यान है तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट को चेक करें, और आपका जो चैप्टर 5 है उसमें क्लिक करें और एक आपको स्पेशल मिलेगा, तो उधर से आप ये निकाल सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ये तो हुए क्वेश्चन. अब और देखते हैं और क्या चीज़ें आप इधर से कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपका स्पीड कम हो जाती है, तब वर्क डन विल बी हाउ मच. इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज्ड, show that negative work is done when the speed of body decreases on application of force. Again, from work energy theorem, W is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final is equal to half mv final square minus half mv initial square. ऐसे ही लिखेंगे, हाफ m को बाहर निकाल लेते हैं, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर. सो क्या बोला है, व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस मीन्स v final is less than v initial. Therefore, from above equation, w will be equal to what? ये छोटा है, ये बड़ा है, will be negative. Clear? जैसे आप ये अगर कोई बॉडी पार्टिकल है उसको हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो काम किया जाता है दैट इज नेगेटिव. बिकॉज ग्रेविटेशनल, इसको भी देखो दो तरह से कर सकते थे. नेगेटिव व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी, या स्पीड अगर आप ये क्वेश्चन इस तरह से, इसका जो एग्जांपल आप ये कोट कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऊपर की तरफ को फेंका, ठीक है, अपवर्ड, और नीचे की तरफ कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच में 180 का एंगल आ रहा है, तो द वर्क इज़ नेगेटिव. अगर आप देखो कि इसमें ये जाकर सर्टन हाइट अटेन करता है, तो फाइनल हाइट पर क्या होता है, द फाइनल वेलोसिटी जो होती है, द फाइनल वेलोसिटी इज़ 0, तभी फिर वो बॉडी नीचे को आती है ना. यहाँ से आपने इनिशियल वेलोसिटी मान ली u से आपने ऊपर की तरफ को फेंका, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. तो फाइनल वेलोसिटी कम है, ये ज़्यादा है, तो इस वाली थ्योरम, मतलब से एक ही एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को दो तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, और इधर इसमें अगर एग्जाम्पल स्पेसिफाइड है तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर इन्होंने ऐसे बोल ही दिया कि आप शो करिए नेगेटिव वर्क, तो हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते ना, आपको कोई ना कोई थ्योरम देनी पड़ेगी. ये तो इसका एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको प्रूफ उसमें बोल रहे हैं कि वर्क डन इज व्हाट विल बी द वर्क डन, तो आप उसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते थे. वर्क की जो प्रॉपर्टीज़ थी, हमारा जो फॉर्मूला था उससे भी इसको प्रूफ कर सकते, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते. तो
ठीक है, अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. देन अगर बॉडी whenever the speed is increased, the work done is show that work done is always positive whenever the speed of the body is increased. अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, show that work done is positive if the speed of body increases. ठीक है, तो ये वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो स्पीड पर डिपेंड कर रहा है. येस, ऑफ कोर्स फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि स्पीड पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो दिस इज, इसको प्रूव करना है तो अगेन आप लिखोगे दैट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W is equal to K final minus K initial which is equal to half m दोनों का बाहर, V final का स्क्वायर माइनस V initial का स्क्वायर. सो स्पीड increased, therefore V final is greater than V initial, which implies that work is equal to positive. ठीक है, सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है. अब नेक्स्ट जिसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का पार्ट 2 होगा, उसमें थोड़ा सा रिलेशन बताऊंगी मैं आपको काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल जितना भी हमने आज पढ़ा है इस लेक्चर में, इसको अच्छी से बार बार रिवाइज करिएगा, तब आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ा आएगा. विल डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन.